हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथ ही साथ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। जहां इंपॉर्टेंट लगे उसे पॉज करके नोट करें और फिर आगे बढ़ें। और साथ ही साथ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और मुझे एनर्जी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? तो इस क्वेश्चन में कहा है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, planar loops of different shapes moving out of or into the region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenge's law. ये अब यहां पर ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस का जो साइन है, क्रॉस का जो साइन है वो क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट साइड, मतलब पिन ऑफ द बोर्ड या फिर बोर्ड के अंदर की तरफ है। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं इस थंब को अब मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट इस प्रकार से चलेगा। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग या इंडक्शन के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमेशा अपोज करने वाला। जैसे हमारे स्प्रिंग का और दूसरे जो रूल होते हैं वो क्या बताते हैं, स्प्रिंग का रूल रिस्टोरिंग, वैसे कि वैसे ही यहां पर हमारा इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट है। अब जैसे हमारा डायग्राम नंबर फर्स्ट, ये जो लूप है इसकी डायरेक्शन इनसाइड है। अब इनसाइड डायरेक्शन मतलब क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बढ़ेगी, तो ये अंदर इस प्रकार का करंट जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये फील्ड डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज होना मतलब अब ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। अब इसमें अपोजिट मतलब डिक्रीज क्या, कम करना। अब ये बढ़ रहा है तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी जो डायरेक्शन इस प्रकार से आ जाएगी, मतलब हमारा थंब थंब अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते हैं और ये कर्ल ऑफ फिंगर मतलब करंट जो बताने वाला है ये करंट। तो करंट फिंगर जो है इस तरीके से चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो इसमें डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हो गई। चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा, डिक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलना है। ये हमेशा पॉइंट नोट करके रख लीजिए कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस तो अलोंग विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो अलोंग विथ मैग्नेटिक फील्ड अपने हाथ को रखना पड़ेगा, और जब इंक्रीज होती है तो कम करना है, तो वहां पर अपोजिट होता है। ये दो बातें अगर आपने ध्यान में रख लिया है तो आपका काम हो जाएगा। जैसे हम फील्ड के बाहर जा रहे हैं, अब फील्ड के बाहर जा रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो अपने को फील्ड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो फिर वापस से ये तो अपनी क्रॉस है, क्रॉस मतलब थंब को इनसाइड रखना पड़ेगा और अपनी फिंगर को देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इसमें क्लॉकवाइज होगी। तो ये अपना होगा क्लॉकवाइज। चलिए ये हो गया। अब हम इसमें थर्ड पर बात करते हैं। सेम टू सेम थर्ड वाला भी सेकंड जैसा थर्ड है, क्योंकि हम ये फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं। अब फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, फील्ड के इस लूप को बाहर ले जा रहे हैं मतलब फील्ड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही मतलब अलोंग विथ, मैंने अभी आपसे कहा है कि अलोंग विथ फील्ड अगर डिक्रीज होती है तो अलोंग विथ फील्ड का यूज करना है। तो इसका मतलब वापस से इसी तरीके से अपने थंब को बोर्ड के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर गड़ा दीजिए और देखिए अपनी फिंगर किस तरफ टर्न हो रही है, फिंगर इस तरफ टर्न हो रही है, घड़ी की दिशा में हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज हो रही है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। चलिए अब यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए फील्ड के अंदर बढ़ रही मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो अपने को उसको कम करना है। कम करना है मतलब फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब थंब को आपकी तरफ मतलब इस तरफ चल रहा है, तो अपनी कर्ल ऑफ फिंगर किस तरफ चल रही है, मेरी तरफ आ रही है ना, इस तरफ आ रही है। यानी ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही फील्ड अगर बढ़ती है तो फील्ड को घटने के लिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और जहां घट रही है तो अलोंग विथ फील्ड आपका थंब हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Three identical closed coil A, B and C are placed with their
planes parallel to one another. Coil A and C, coil A and C carry currents. Coil B and C are fixed. B और C जो है वो स्टडी है, फिक्स है. B and C are fixed in position and coil A is moved towards B. और coil जो A है वो B की तरफ मूव हो रही है. Is there any currents induced in B? If yes, marks its direction. ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है. क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन, चेंज इन मोशन इस पर बेस्ड है. एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी में स्टडी करंट फ्लो हो रहा है और स्टडी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तब इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जनरेट होने के लिए कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होता है. एक जैसे इसमें कुछ चेंज चाहिए, फ्लक्स के लिए कुछ चेंज चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहे हैं, या करंट बढ़ते हुए, या करंट घटते हुए, या मोशन करते हुए, या इस प्रकार से इन चीजों का होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है तो आपका इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा. अब हम यहां देखते हैं, यहां पर इसमें अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके बी कॉइल में कोई डायरेक्शन नहीं है. सी में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इसकी मोशन बी की तरफ, ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी. तो इसमें कौन सी डायरेक्शन होगी, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा क्या, इसकी वजह से होगा क्या, हमें ये बताना है. तो देखिए, जब ये इसकी मोशन इस तरफ है तो ऑब्वियसली इसमें चेंज होगा, और ये इस प्रकार से करंट जनरेट करेगा कि इस चेंज का ये अपोज करे. तो ये इस तरफ आ रहा है, इसको मतलब धकेलने की कोशिश करेगा. धकेलने की कोशिश करेगा तो थंब इस तरफ, थंब इस तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये टर्न यहां पर, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये इस तरफ चेंज होगा. जब फील्ड इस तरफ होगी, ध्यान रखिए इस तरफ फील्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी मोशन कैसी होगी, इसकी मोशन कुछ इस प्रकार से होगी. जब इसकी मोशन इस प्रकार से होगी, मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा. अब क्लॉकवाइज होने के साथ साथ में, अब देखिए हम बी और सी के बारे में बात करें, तो बी और सी फिक्स्ड है, इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, केवल होगा ए की वजह से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर की है. 20 सेंटीमीटर इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे. ये 30 सेंटीमीटर का यहां से डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. यहां पर 0.1 टेस्ला इसकी मैग्नेटिक फील्ड है. as shown in the figure, it is then moved towards the right with velocity of 10 meter per second. यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको मूव किया गया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड. यहां पर से फिर यहां आता है, फिर यहां ट्रेवल करके फिर बाहर निकलता है. प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of point first magnetic flux phi through a loop with time, second induced EMF the loop with time, and third induced current in the loop if it is the resistance, it has the resistance 0.1. मतलब इसमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है लूप का, 0.1 ओम दे रखा है. देखिए इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको, कैसे इसके अंदर एरिया चेंज होकर के किस प्रकार से ईएमएफ जनरेट होता है. ऑल इंफॉर्मेशन कंटेंट्स इन दिस क्वेश्चन. तो इसको ध्यान से अच्छे से समझना. कंटिन्यू करते हैं. तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसकी पहले हमने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है. तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम दे रखी है, और जिसकी साइड जो है 20 सेंटीमीटर की है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, डिस्टेंस पर है. पूरी मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर की है. तो हमें इसे कितने पार्ट में करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए. सबसे पहले 30 सेंटीमीटर अवे है, 10 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है. तो सबसे पहला काम रहेगा फील्ड तक पहुंचना, एक पार्ट. दूसरा पार्ट फील्ड में पहुंचने के बाद फिर पूरी फील्ड को ट्रेवल करना, दूसरा. तीसरा उसके बाहर निकलना. ठीक है.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फील्ड तक पहुंचाएंगे, फील्ड के बाद एंटर करेगा, एंटर के बाद ट्रेवल करेगा, ट्रेवल के बाद बाहर निकलेगा। हम इतने प्रोसेस से निकल के करेंगे। तो सबसे पहले इसको 30 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्पीड टाइम इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है और टाइम 10 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड सॉरी ना। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही है टाइम। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये यहां से यहां तक कवर कर लिया इसने। अब 3 सेंटीमीटर में कवर करने के बाद यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो फ्लक्स में फ्लक्स भी नहीं होंगे, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है B इंटू ए। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पे ही रहा 1 2 3, यहां तक कंडीशन पर कुछ भी नहीं मिला, राइट। अब 3 के बाद क्या होता है, यहां पर आने के बाद इसके बाद ये करेगा एंटर, ये यहां आ गया। यहां आने मतलब कितना हो गया 20, 30 प्लस 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया 50। और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 5 सेकेंड लगा, ठीक है, 5 सेकेंड इसका टाइम आ गया, यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड लगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना, फ्लक्स। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए। बी कितना है 0.1 इंटू एरिया कितना है, इसका एरिया 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो 20/100, 20/100, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4 इंटू 10⁻³ वेबर। मतलब यहां पर पहुंच गए, तो ये कितने सेकंड में पहुंचे 4 और 5। तो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 5 पे आपका ग्राफ पहुंच गया 4 इंटू 10⁻⁴ यहां पर पहुंच गया। अब यहां से यहां तक जाने में पहली बात तो हम टाइम देख लेते कितना टाइम लग रहा है। आप डाटा समझ रहे हैं ना, यहां पर टाइम क्या लिख रहे हैं हम। तो अब अपना टोटल डिस्टेंस ये है 80, ये 30, तो टोटल टाइम कितना हुआ 110, और ये कितना हुआ 10, तो 11वां सेकेंड मतलब 11 सेकेंड तक पहुंचेगा। 5 6 7 8 9 10, इसमें फ्लक्स हमेशा ध्यान रखिए फील्ड एक जैसी चल रही है, तो कोई चेंज नहीं है, तो वही आपका फार्मूला रहेगा 11 तक, आपका वही वैल्यू रहेगी। उसके बाद 11 तक पहुंचने के बाद ये बाहर निकला, बाहर निकला तो कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, ये आपका 30, ये आपका 80, उसके बाद फिर 30, तो कितने हो गए 30 प्लस 30 प्लस 80, यहाँ 30, यहाँ का 80, और उसके बाद फिर उसके बाद आपका लगेगा 20, सॉरी यहाँ पर 20 लगेगा, 20 लगेगा, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 130। तो 130 मतलब 13 सेकेंड, 12 13, 13 के बाद ये बाहर आ जाएगा और यहाँ कोई फील्ड नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका 11 पे मैक्सिमम और ये 13, ये आपका ग्राफ बच गया। यहाँ पर 13 पर आपकी फील्ड लाइन खत्म हो जाएगी, फील्ड नहीं रहेगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ग्राफ बना। अब सेकेंड पार्ट में हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो टाइम इंटरवल का ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने 3 सेकेंड पर अपन यहां तक पहुंचे थे, फिर 5वें सेकेंड में हमने बॉडी, ये जो अपना स्क्वायर वाली फ्रेम थी वो इनसाइड हो गई थी। उसके बाद यहां से लेकर के 11 सेकेंड तक यहां पर हम पहुंचे थे। उसके बाद अगले 3 सेकेंड में हम 13 सेकेंड में हम पूरे बाहर आ गए थे। तो इस प्रकार से हमने ये 3 5 11 और 13। अब यहां पर हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस d∅dt, यानी चेंज इन फ्लक्स ऑन चेंज इन टाइम। तो टाइम कहां से कहां तक पहुंचा, तो सबसे पहले हम यहां से लेकर के अगर 3 सेकंड तक की बात करते हैं तो यहां पर कोई फ्लक्स नहीं है, मतलब 3 सेकंड तक 1 2 3 3 सेकंड तक आपका फ्लक्स 0 है। उसके बाद हम 5 सेकंड में पूरा इनसाइड हो जाते हैं। तो 5 सेकंड और 3 सेकंड से हमने चलना चालू किया था, मतलब जो टाइम इंटरवल है 5 - 3, और फ्लक्स कितना था यहाँ पर 0.004 -0, और इसके आगे नेगेटिव लगाना है, क्यों, क्योंकि ये अपोज करने वाला
फ्लक्स का अपोज करने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 पॉइंट माइनस 0.002 यानी कितना हुआ वोल्ट। तो इसको अगर हम मिली वोल्ट में लिखना समझते हैं बेटर है तो इसको -2 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, यानी -2 मिली वोल्ट। उसके बाद यहां पर ये आपका 2 मिली वोल्ट नेगेटिव। उसके बाद आप देख रहे हो 5 के बाद यहां तक कोई आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 11 तक एक जैसा चलेगा। तो 11 तक अगर एक जैसा चल रहा है तो यहां पर कोई फ्लक्स 5 3 4 5 इसको हम 5 तक लिखते हैं। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 10 के बाद फिर हम यहां तक पहुंचेंगे और सेम टू सेम ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2 मिली वोल्ट के लिए कंडीशन आ जाएगी। कैसे? सेम टू सेम लगेगा लेकिन बस उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका ईएमएफ का ग्राफ बन गया। इसी प्रकार से अब हम करंट के लिए निकालते हैं। अब सेम टू सेम करंट के लिए भी करना है। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपके पास फार्मूला है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा था 0.1 और ईएमएफ कितना है -2 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब आपका 20। तो हो जाएगा ये -20 मिली एम्पियर। और वैसे कि वैसे जैसे अपने टाइम जो स्लॉट बनाया था 3 सेकेंड 5 सेकेंड 11 सेकेंड और 13 सेकेंड, तो सबसे पहले 1 2 3 तक तो कुछ नहीं होगा, 3 4 5 इसके बीच में आपका हो गया -20 मिली एम्पियर। और सेम टू सेम 11 तक 11 तक तो कुछ नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद फिर वापस वैसे ही 13 तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका +20 मिली एम्पियर। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले हमने फ्लक्स का ग्राफ बनाया था, फिर उसके बाद ईएमएफ का बनाया, उसके बाद करंट का बनाया। तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग आ गई है। और इस बात का ध्यान रखना है कि चेंज होने के लिए, ईएमएफ जनरेट होने के लिए या तो आपका एरिया चेंज हो जाना चाहिए या फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाना चाहिए। आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और आपको समझ में आ गया होगा।